नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी टू बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन बीएलओसी के 7 बाल देखभाल केंद्र संगठित करना, इकाई 31 केंद्र स्थापित करना तथा चलाना। 31 प्रस्तावना। किसी पार्क या मैदान में जाइए। वहां आपको जमीन पर बैठे हुए बच्चों का एक झुंड मिल सकता है जो कि ऊपर नीचे जाती हुई चींटियों को ध्यान से देख रहे होंगे। कोई बच्चा लकड़ी लेकर टायर को चलाने की कोशिश कर रहा होगा और कोई दूसरा गीली मिट्टी के गोले बना रहा होगा। ये सभी बच्चे अपने परिवेश का अन्वेषण कर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाल देखभाल अनुरक्षण केंद्र में, चाहे वह शिशुगृह हो, शाला पूर्व केंद्र हो या दिवस देखभाल केंद्र, बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री खेलने के लिए देकर इस जिज्ञासा को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, ताकि बच्चे केंद्र के माहौल में सुविधा महसूस करें और साथ ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान हो। यह बात सुनिश्चित करने के लिए स्थान का चुनाव तथा उसकी व्यवस्था, बाहरी तथा भीतरी दोनों की, सावधानी से करनी चाहिए। केंद्र का संचालन भली भांति हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चों के साथ काम करने के लिए सही प्रकार के लोगों का चुनाव किया जाए। जो बच्चे वहां आते हैं, जो कुछ काम वे वहां करते हैं तथा जिन खिलौनों व सामग्री से वे खेलते हैं आदि का लेखा जोखा केंद्र को रखना पड़ता है। इस इकाई में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बाल देखभाल केंद्र को किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, उपलब्ध जगह को अनुकूलतम और सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, वहाँ किस प्रकार के खिलौने, वस्तुएं, खेल सामग्री तथा साज सामान होने चाहिए और उन्हें कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, किन बातों का लेखा जोखा तथा रजिस्टर रखने की आवश्यकता है तथा केंद्र में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं का चयन कैसे किया जाना चाहिए। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप केंद्र के लिए स्थान का चुनाव करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका विवरण दे सकेंगे। केंद्र के भीतरी तथा बाहरी दोनों स्थानों को व्यवस्थित कर सकेंगे। केंद्र के लिए खेल सामग्री तथा साज सामान का चयन कर सकेंगे। बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य पहलुओं को पहचान सकेंगे। केंद्र में किस प्रकार के आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर रखने हैं, इसका वर्णन कर सकेंगे और केंद्र के लिए धन प्राप्त करने के तरीके के बारे में सुझाव दे सकेंगे। 31.2 केंद्र के लिए जगह की व्यवस्था करना। केंद्र के लिए सही स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कमरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि विभिन्न खेल क्रियाओं में लगभग 25-30 बच्चे आराम से भाग ले सकें। जगह इतनी होनी चाहिए कि बच्चों की आपस में या रखे हुए सामान के साथ टक्कर न हो। पर्याप्त स्थान का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा भीड़-भाड़ से खेल सामग्री के अन्वेषण के अवसर बच्चों को कम मिल पाते हैं। सामूहिक खेल क्रियाएं आयोजित हो पाएगी या नहीं, और अगर हो पाएगी तो किस तरह, यह भी उपलब्ध स्थान पर निर्भर करता है। केंद्र में जगह कम और बच्चे अधिक होने से आक्रामक व्यवहार बढ़ने की संभावना रहती है। यदि संभव हो तो केंद्र में बाहरी स्थान भी होना चाहिए जहां बच्चे खेल सकें। यदि आपका केंद्र शाला पूर्व बच्चों व शिशुओं दोनों के लिए है, तो बड़े तथा छोटे बच्चों के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए। केंद्र बच्चों के घरों के नज़दीक स्थित होना चाहिए, जिससे वे आसानी से केंद्र में आ सकें। यह भी संभव है कि आपको ऐसे कमरे का इस्तेमाल करना पड़े जो वयस्कों या बड़े बच्चों के लिए बनाया गया था। ऐसे में आपको उस कमरे में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। शेल्फों तथा दरवाजों के हैंडलों को नीचे लगाना पड़ेगा जिससे बच्चे उनका प्रयोग आसानी से कर सकें। छोटे बच्चों को चोट लगने से बचाने के लिए खतरनाक वस्तुओं जैसे बिजली के प्लग लगाने वाले स्थान को हटाना, ऊंचा करना या ढकना पड़ेगा।
आपको बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोशनी, वायु संचार, शौचालय तथा स्वच्छता सुविधाओं की जांच करें। प्रत्येक कमरे में रोशनी तथा स्वच्छ वायु के लिए कम से कम एक खिड़की होनी चाहिए। बच्चों के लिए शौचालय, नजदीक ही पानी का नल तथा खाना पकाने के लिए अलग स्थान का होना भी आवश्यक है। केंद्र के आसपास के क्षेत्र के स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर होने पर विशेष ध्यान दें। भौतिक परिवेश की व्यवस्था करते समय स्वच्छता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुरक्षित वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप केंद्र के लिए स्थान की तलाश कर रहे हों तो उन स्थानों को न चुनें जो तालाबों, झरनों, खुले कुओं या अधिक यातायात वाली सड़कों के पास हों। उन कमरों को भी न चुनें जहां से सीढ़ियों, छज्जों या छत पर जाया जा सके या जो कूड़ेदानों या जानवरों के रहने की जगह के समीप हों, क्योंकि ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कुछ खतरों से तो छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कांटेदार झाड़ियों को काटा या जलाया जा सकता है, खुले कुओं को ढका जा सकता है, तथा गड्ढों या गंदी नालियों को मिट्टी से पाटा जा सकता है। ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, इसलिए उसे साफ करना जरूरी है। क्या आप कुछ अन्य बातें सोच सकते हैं, जिन्हें करने से बच्चों के लिए परिवेश को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है? यह तो स्पष्ट है कि आप कैसा स्थान प्राप्त कर सकेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना किराया दे सकते हैं। उचित स्थान मिलना अक्सर कठिन होता है। यदि अधिक धन उपलब्ध है, तो आप बड़ी जगह चुन सकते हैं। यदि आप समुदाय के लोगों से परिचित हैं, तो वे आपको सामुदायिक केंद्र, महिला मंडल भवन अथवा स्थानीय पाठशाला या पंचायत कार्यालय का एक कमरा इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। अगली इकाई में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि केंद्र के कार्यक्रम में भाग लेने व योगदान देने के लिए समुदाय को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। आमतौर पर गांवों में हालांकि खुली जगह मिल पाने की समस्या नहीं होती, परंतु केंद्र स्थापित करने के लिए एक बना हुआ तैयार कमरा मिलने में अवश्य कठिनाई हो सकती है। कस्बे या शहर में दूसरी प्रकार की समस्याएं होती हैं। वहां कमरे छोटे हो सकते हैं तथा खुली जगह का अभाव हो सकता है, शौचालय या रसोईघर की सुविधाओं का भी अभाव हो सकता है। यह भी संभव है कि किराया बहुत अधिक हो अथवा सड़क पर बहुत अधिक यातायात होने के कारण वह क्षेत्र सुरक्षित न हो। तथापि, कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जिन्होंने रेल के प्लेटफार्मों पर केंद्र बनाए हैं, जैसा भुवनेश्वर में रुचिका ने किया है। दिल्ली, बंबई तथा पुणे में मोबाइल क्रेश, मोबाइल ERECHES बड़े निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों से स्थान लेकर बाल अनुरक्षण केंद्र चलाते हैं। कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं निराश्रित बच्चों के लिए नुक्कड़ पर केंद्रों की व्यवस्था करती हैं। स्थान के अभाव में आप इसी प्रकार के केंद्र प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके घर में एक या दो कमरे उपलब्ध हों, तो आप अपने घर में केंद्र खोल सकते हैं। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को 31.3 भीतरी स्थान को सुव्यवस्थित रूप देना। आइए, यह मान लें कि आपको अपना केंद्र खोलने के लिए एक कमरा मिल गया है। आप इस कमरे के स्थान का कैसे अधिकतम प्रयोग करेंगे? याद रखें कि आप जिस प्रकार से स्थान की व्यवस्था करेंगे उससे बच्चों के सीखने पर तथा उनकी स्वायत्तता व स्वाधीनता की भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। मुख्य काम है उपलब्ध स्थान में खेल सामग्री और साज सामान को इस प्रकार रखना कि वह बच्चे को अपने भौतिक परिवेश के साथ साथ दूसरों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखने तथा सक्रिय बनने के लिए प्रोत्साहित करे। आइए देखें कि शाला पूर्व बच्चों के लिए कमरे को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। चूंकि अक्सर जगह की कमी ही रहती है, कम फर्नीचर रखना ही ठीक है। फर्नीचर ऐसा चुनें जो कम से कम जगह घेरे और नुकीले कोनों वाला न हो, ताकि बच्चों को चोट न लगे। आगे बताई गई व्यवस्था आमतौर पर उपयोगी पाई गई है। कमरे के बीचों बीच एक दरी बिछाइए। यह वह स्थान है जहां बच्चे कहानी सुनने तथा गाने या बाल कविताएं गाने जैसी सामूहिक क्रियाओं के लिए इकट्ठे होंगे। तथापि,
दरी पूरे कमरे में नहीं बिछाई जानी चाहिए। एक तरफ या सभी तरफ कुछ स्थान चित्रकारी, चिकनी मिट्टी से काम करने, पानी से खेलने या वैज्ञानिक प्रयोग करने जैसी खेल क्रियाएं आयोजित करने के लिए रखा जा सकता है। यदि धन तथा स्थान उपलब्ध है तो चित्रकारी, रंग भरने तथा पुस्तक पढ़ने जैसी क्रियाओं के लिए एक कोने में नीची मेजों और उनके आसपास कुर्सियों की व्यवस्था की जा सकती है। आप क्रियाओं की योजना इस प्रकार बना सकते हैं कि जब बच्चों का एक समूह दरी पर बैठकर कार्य कर रहा है, तो दूसरा समूह ऐसी क्रियाओं में संलग्न है जिसके लिए कुर्सी और मेज की आवश्यकता है। बच्चे बारी-बारी से इन खेल क्रियाओं में भाग ले सकते हैं और इस प्रकार यह जरूरी नहीं रहेगा कि जितने बच्चे हों उतनी ही कुर्सियां भी हों। चाहे कुर्सियों पर या दरी पर, जहां तक संभव हो बच्चों को एक सीधी पंक्ति में न बिठाएं, बल्कि उन्हें वृत्त या अर्धवृत्त में बिठाएं। ऐसा करने से बच्चे एक दूसरे को देख सकेंगे और आपसी अंतःक्रिया बढ़ेगी। पंक्तियों में बैठाने से बच्चे ज्यादातर एक दूसरे की पीठ देखेंगे न कि चेहरे। कमरे की दीवारों के साथ साथ कोनों सहित क्रिया क्षेत्र या केंद्र बनाए जा सकते हैं। क्रिया क्षेत्र कमरे में वे छोटे छोटे स्थान हैं जहां विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित सामग्री रखी जाती है। उदाहरण स्वरूप, भाषाई विकास के लिए बनाए गए क्षेत्र में कहानी की पुस्तकें, कठपुतलियां, मुखौटे, फलालैन के बोर्ड, वर्णमाला कार्ड तथा साधारण से वाद्य यंत्र रखे जा सकते हैं। दूसरा क्षेत्र नाटकीय खेल के लिए बनाया जा सकता है, जहां पुराने कपड़े, चश्मे के फ्रेम, शीशा, कंगा, थैले तथा बटुए, लकड़ी के गुटके, गुड़िया, कठपुतलियां तथा अन्य खिलौने रखे जा सकते हैं, जिनका प्रयोग बच्चे नाटकीय खेल में कर सकते हैं। कमरे के आकार के आधार पर आप इस प्रकार के अनेकों क्रिया क्षेत्र या केंद्र बना सकते हैं। विज्ञान केंद्र में आवर्धक लेंस, चुंबक, छलनी, बोतलें, डिब्बे, विभिन्न आकार व नाप की वस्तुएं तथा एक तराजू रख सकते हैं। मोती या पत्तियां पिरोने, पत्थरों से खेलने, चित्रकारी, रंग भरने, चिकनी मिट्टी से खेलने तथा पानी से खेलने जैसी क्रियाओं के लिए क्रिया क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रत्येक क्रिया क्षेत्र के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, अन्यथा आपको और बच्चों को कठिनाई होगी। उदाहरण के लिए, वह क्षेत्र जहां लकड़ी के गटके रखे हैं छोटा है, तो इस बात की संभावना अधिक होगी कि बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे के बनाए नमूने तोड़ दें। यह जरूरी नहीं है कि इन क्रिया क्षेत्रों में रखी जाने वाली अधिकांश खेल सामग्री को खरीदा ही जाए। हमारा परिवेश ऐसी चीजों से परिपूर्ण है जिनको आप क्रिया क्षेत्र में रख सकते हैं और जिनके द्वारा बच्चे सीख सकते हैं। केवल आवश्यकता है कि आप अपनी सृजनात्मकता को उभरने का अवसर दें और फिर आप देखेंगे कि इन चीजों का बच्चों की खेल क्रियाओं में प्रयोग करने के अनेकों तरीके निकल आएंगे। उदाहरण स्वरूप, आप पत्थरों, सूखी पत्तियों और फूलों तथा लकड़ियों का इस्तेमाल फर्श पर नमूने बनाने, छपाई करने, पेंटिंग करने और रंग, आकार और आकृति संबंधी क्रियाएं आयोजित करने के लिए कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण है, ईंट के टुकड़े से फर्श पर एक रूपरेखा बनाकर बच्चों से कहना कि उपरोक्त कोई भी चीज, पत्थर, फूल, लकड़ियां आदि उस पर रखें। आपको याद ही होगा कि पिछली इकाइयों में आप इस प्रकार की खेल क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। सूखी पत्तियों व फूलों के अलावा घास, मिट्टी, कागज के टुकड़ों तथा परिवेश में इधर-उधर पड़ी छोटी वस्तुओं से एक रोचक कोलाज बनाया जा सकता है। आप शाला पूर्व बच्चों को इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने की क्रिया में सम्मिलित करें। केंद्र के लिए कम लागत की खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आप माता-पिता तथा समुदाय को भी शामिल करें। इन पहलुओं के बारे में आप विस्तार से इस इकाई के भाग 31 अंश में तथा अगली इकाई में पढ़ेंगे। बच्चों को अपनी मनपसंद क्रिया चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे विभिन्न क्रिया क्षेत्रों की सामग्रियों को मिलाजुलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुक्त खेल के दौरान एक बालिका अपनी मां की तरह कपड़े पहनकर
पुस्तकालय क्षेत्र से एक पुस्तक उठाकर तथा गुड़िया घर से गुड़िया लेकर कहानी पढ़ते हुए अपनी बेटी को सुलाने का नाटक कर सकती है। इस प्रकार का लचीलापन होना अनिवार्य है। इससे क्रियाओं में बच्चों की रुचि बनी रहती है। आदर्श रूप में खेल सामग्री कम ऊंचाई वाले खुले खानों में उस क्षेत्र के पास रखी जानी चाहिए जहां पर उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे मनपसंद खिलौनों तथा सामग्री को चुन सकें और उन्हें वापस भी रख सकें। वर्तमान में प्रयोग के लिए प्रत्येक खेल सामग्री सीमित मात्रा में खुले खानों में उपलब्ध होनी चाहिए तथा बाकी बची सामग्री को कहीं और जमा करके रख देना चाहिए। जहां तक हो सके खेल सामग्री खुले खानों, रकों पर रखनी चाहिए ताकि बच्चे उसका आसानी से प्रयोग कर सकें। परंतु अगर जगह की कमी के कारण आप ऐसा न कर पाए तो खेल सामग्री को डब्बों में रख सकते हैं। डब्बों पर कागज चिपका कर यह लिख दें कि प्रत्येक डब्बे में क्या है। जैसे जैसे बच्चों को जिस खेल सामग्री की आवश्यकता हो वह उन्हें निकाल के दी जा सकती है। जब संभव हो, बच्चों को डब्बियों से स्वयं सामग्री निकालने की अनुमति दें। परंतु डब्बों में सामग्री रखना एक प्रकार से हानिकारक हो सकता है कि आलस्य के कारण कार्यकर्ता कभी-कभी खेल सामग्री निकालते ही नहीं। सामग्री से भरे ये रैक या बक्से दो संलग्न क्रिया केंद्रों को विभाजित करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन्हें इस प्रकार रखना चाहिए कि बच्चे एक क्रिया क्षेत्र से दूसरे में आसानी से जा सके तथा चलते या दौड़ते समय इनसे टकराए नहीं। बक्सों तथा रैकों को कमरे के बीच में न रखें। ऐसा करने से कमरे का एक बड़ा क्षेत्र व्यर्थ चला जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं, बड़े स्थान सामूहिक खेल क्रियाओं के लिए उपयुक्त हैं। कमरे के बीचों बीच रैक या बक्से रखने का मतलब है कि बच्चों को सामूहिक क्रियाओं के लिए अर्धवृत्त में बैठने के लिए जगह कम पड़ेगी। स्थिति कैसी भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि न केवल बच्चे जिस सामग्री से भी खेलना चाहते हैं, उसे बिना रोक-टोक के आसानी से ले सकें परंतु साथ ही उन्हें उन वस्तुओं का सही प्रयोग व रखरखाव भी सिखाना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि जब वे उस वस्तु से खेल चुके होते हैं, तो उसे उसके निश्चित स्थान पर वापस रख दें। बच्चों को चीजें समेटने में सहायता करने में आनंद आता है तथा उत्तरदायित्व देने पर वे अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। तथापि यह सब तभी संभव है जब वस्तुओं को रखने के लिए स्पष्ट रूप से निश्चित स्थान हो जो बच्चों की पहुंच में हो। इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का निम्न उद्धरण आपको रुचिकर तथा विचारोत्तेजक लगेगा। परिवेश में मौजूद प्रत्येक चीज, यहाँ तक कि स्थानिक व्यवस्था भी, बच्चों को यह संप्रेषित करती है कि उसे परिवेश में कैसे रहना है। सामग्री यदि अच्छी दशा में है और खुले खानों, शेल्फों पर रखी है, तो इससे बच्चों को यह संदेश मिलता है कि यह सामग्री महत्व रखती है, कि उसका उपयोग किया जाना चाहिए तथा यह कि वे उसे स्वयं शेल्फ पर से खुद उठा सकते हैं। जब उसे शेल्फ से उठाया जाता है, वहां पर जगह खाली हो जाती है, इसलिए उसे फिर उसी स्थान पर वापस रखना आसान है। अव्यवस्थित ढंग से शेल्फों में टूटी-फूटी खेल सामग्री रखने से बच्चों को क्या संदेश मिलता है? खेल सामग्री की बंद अलमारी बच्चों को क्या संदेश देती है? यदि कमरा बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि स्थायी तौर पर कमरे में विभिन्न क्रिया क्षेत्रों का होना और खेल सामग्री को हमेशा उपलब्ध रखना संभव न हो। ऐसी अवस्था में यह अधिक व्यावहारिक होगा कि एक समय में 4 या 5 क्रिया क्षेत्र बना दिए जाए और उनसे संबंधित सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। जब बच्चे सामग्री से खेल चुके तो आप इस सामग्री को उठाकर वापस रख सकते हैं तथा कमरे को खाने, सोने या किसी अन्य खेल क्रिया जैसे कहानी सुनाने और बाल कविता गाने की क्रिया के लिए अलग ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर क्रिया के अगले सत्र के लिए आप अन्य क्रियाओं से संबंधित सामग्री को निकाल सकते हैं और इस प्रकार अब नए क्रिया क्षेत्र व्यवस्थित कर सकते हैं। मुख्य बात है, खेलने के समय विभिन्न क्रियाओं के लिए सामग्री को प्रयोग करने के लिए बच्चों को सामग्री उपलब्ध कराना, उसे उनकी पहुंच में रखना। यह याद रखना आवश्यक है
कि बाल अनुरक्षण केंद्र बच्चों का एक सुखद परिवेश में सीखने का स्थान है। अत साफ सुथरा तथा भली भांति सुव्यवस्थित होने के साथ साथ केंद्र को आकर्षक भी दिखना चाहिए। आप अपने केंद्र के दरवाजे को तोरण और प्रवेश को अल्पना द्वारा सजा संवार सकते हैं। दीवारों पर बच्चों द्वारा बनाई गई चीजें लगाई जा सकती है। चार्ट तथा रंग बिरंगे चित्र भी इन दीवारों पर लगाए जा सकते हैं। केंद्र में लगाए गए चार्ट बच्चों के लिए ही हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं की दृष्टि की सतह आई लेवल पर होना चाहिए। उन्हें वयस्कों के देखने लायक ऊंचाई पर टांगने का मतलब है कि बच्चों को अपनी गर्दन उठाकर देखना पड़ेगा और शायद तब भी वे उन्हें ठीक से न देख पाए। बच्चों को आसानी से देख सकते योग्य ऊंचाई पर लगाना चाहिए जिससे कि वे इन्हें गर्दन को बिना ज्यादा टेढ़ा किए देख सके। चार्ट इत्यादि को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। नए चार्ट बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा पुराने, गंदे या फटे हुए चार्ट से कमरा अनाकर्षक लगने लगता है। अपनी कार्यक्रम योजना के अनुसार आपको नाट तथा क्रिया क्षेत्रों को बदलते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने जानवरों के विषय पर परियोजना बनाई है, तो आप जानवरों से संबंधित चार्ट तथा तस्वीरें लगा सकते हैं। उस सप्ताह आप कमरे के एक कोने को चिड़ियाघर या जंगल का रूप दे सकते हैं, जिसमें विभिन्न पशुओं से संबंधित खिलौने, पेड़ों की शाखाएं तथा पत्तियां हों। किसी अन्य सप्ताह यदि आपका विषय वर्षा है, तो आप छाता तथा बादलों के आकार के अखबार या चार्ट पेपर को काटकर दीवारों पर सजा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि बच्चों को अब किसी एक विशिष्ट क्रिया क्षेत्र में रुचि नहीं रह गई है, तो उसे बदल दें। दूसरे शब्दों में किसी दूसरी क्रिया से संबंधित सामान वहां रख दें। इस तरह केंद्र कमरे की व्यवस्था में परिवर्तन और लचीलापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे जानना व समझना बहुत जरूरी है। यदि बच्चे आपके केंद्र में पूरा दिन रहते हैं, तो आपको उनके सोने का भी प्रबंध करना पड़ेगा। यदि आपके पास केवल एक ही कमरा है, तो दोपहर में आप गद्दे व कालीन बिछाकर या हल्की फोल्डिंग चारपाइयाँ बिछाकर सोने का इंतजाम कर सकते हैं। यदि आपके केंद्र में शिशुगृह भी है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त चीजों पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बच्चों के लिए झूलों या पालनों की भी आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको एक छोटी मेज या शेल्फ की भी जरूरत पड़ेगी, जिस पर दूध की बोतलें, उबला पानी तथा अन्य खाने वाली वस्तुएं रखी जा सकें। एक अन्य शेल्फ की भी जरूरत फालतू चादरें या बच्चों के कपड़े रखने के लिए पड़ेगी। प्रत्येक फलने पर 2 छोटे थैले लटकाए जा सकते हैं, एक में साफ कपड़े तथा दूसरे में शिशुओं के गंदे कपड़े तथा नैपकिन रखे जा सकते हैं। जहां तक संभव हो 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग कमरा होना चाहिए। यदि आपके पास एक ही कमरा है, तो उसके 2 भाग कर लेने चाहिए, एक 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा उनसे छोटे बच्चों के लिए। शिशुओं तथा 13 से 36 माह के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भीतरी स्थान तथा सामग्री की व्यवस्था करते समय भी वही आधारभूत बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए जिनके बारे में आपने शाला पूर्व बच्चों के संदर्भ में अभी अभी पढ़ा है। खेल सामग्री को बच्चों की पहुंच में रखना, बच्चों को विभिन्न क्रियाओं में से चयन की आज़ादी देना और सुरक्षित व प्रेरित करने वाला परिवेश उपलब्ध कराना। तथापि, शाला पूर्व बच्चों की अपेक्षा 13 से 36 माह के बच्चों और शिशुओं को कौन कौन सी क्रियाएं और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, इस विषय में अंतर अवश्य होगा। आप शिशुओं तथा 13 से 36 माह के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त क्रियाओं तथा खेल सामग्री के बारे में क्रमशः खंड 2 और 3 की इकाई 11 तथा 16 में पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्र के परिवेश को व्यवस्थित करना एक लगातार चलने वाला कार्य है। एक बार व्यवस्था कर देने के बाद यह नहीं सोचना चाहिए कि वह व्यवस्था हमेशा के लिए है। केंद्र की व्यवस्था में परिवर्तन करने के कार्य में बच्चों को भी शामिल करना चाहिए।
ऐसा करना उनकी उत्तरदायित्व की भावना और निर्णय ले सकने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा, बच्चों को इस कार्य में सम्मिलित करने से वे मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं और आप पाएंगे कि वे कई उपयोगी सलाह भी देते हैं। याद रखें कि भीतरी स्थान को व्यवस्थित करने का कोई सही तरीका नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार प्रयोगात्मक व सृजनात्मक तरीके से स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करना उस समय और भी आवश्यक हो जाता है जब जगह की कमी हो तथा बच्चों की संख्या अधिक हो। पिछली इकाई पढ़ने के बाद आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। आइए उस चर्चा को फिर दोहरा लें। यदि कमरा छोटा है तो फर्नीचर कम से कम रखें। यह ध्यान दें कि किसी फर्नीचर की कितनी बार आवश्यकता पड़ती है। सीमित स्थान को बढ़ाने के लिए शेल्फों तथा दुछत्तियों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, आप एक क्रिया क्षेत्र दुछत्ती पर बना सकते हैं और दूसरा उसके नीचे। विशिष्ट क्रियाओं के लिए भवन के अंदर व बाहर अतिरिक्त स्थान ढूंढने की कोशिश करें। दिनचर्या का विश्लेषण करें। बच्चों के समूह के उपभाग कैसे किए जा सकते हैं? क्या बाहरी स्थान का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है? क्या अनुसूची में परिवर्तन करने से अधिक स्थान उपलब्ध हो सकता है? भीड़ भड़के से बचने के लिए आप क्रियाओं को इस प्रकार आयोजित कर सकते हैं कि जब कुछ बच्चे भीतरी भाग में खेल रहे हों तो दूसरे बाहरी हिस्से में खेलें। बच्चों के लिए खेल क्रियाओं की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। 1. आसपास का स्थान साफ सुथरा, आकर्षक तथा प्रेरक होना चाहिए। 2. परिवेश पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। जो वस्तुएं आप बच्चों को छूने नहीं देना चाहते हैं, उन्हें हटा दें। 3. विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री उपलब्ध कराएं और नाना प्रकार की खेल क्रियाएं आयोजित करें। साथ ही खेल क्रियाएं तथा खेल सामग्री चुनने का बच्चों को अवसर दें। 3. बच्चों को अपने आसपास का अन्वेषण करने तथा सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 31. 4. बाहरी स्थान को सुव्यवस्थित रूप देना। बच्चों को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है। सीखने के जो व्यापक अवसर बाहरी खेल प्रदान करते हैं, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। यदि केंद्र के परिसर में कोई खुला स्थान नहीं है, तो आप नियमित रूप से बच्चों को पड़ोस के पार्क, खेत या खुली जगह में ले जाएं। यदि बाल अनुरक्षण केंद्र में ही खेल का मैदान है, तो बाहरी स्थान की व्यवस्था करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भीतरी। बाहरी जगह को व्यवस्थित करते समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होगा। इनमें एक महत्वपूर्ण कारक है मौसम। गर्मियों में आपको गर्मी तथा सीधी धूप से बच्चों को बचाने का प्रबंध करना होगा। बाहर के मैदान में आप पेड़ तथा झाड़ियां उगाकर कुछ हिस्से को छायादार बना सकते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री द्वारा आप एक छायादार छज्जा भी बना सकते हैं। खेल के मैदान में ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि कुछ हिस्सों में धूप आए और कुछ में छाया रहे। इससे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं का आयोजन करने तथा अधिकांश मौसमों में बच्चों को बाहर खेल पाने की सुविधा रहती है। यह भी आवश्यक है कि बच्चे खेल के मैदान से कमरे तक आसानी से आ जा सकें, क्योंकि बाहर खेलते बच्चों को अक्सर पानी पीने, खिलौने लेने या शौचालय में जाने की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम पहले शाला पूर्व बच्चों के लिए बाहरी स्थान की व्यवस्था करने संबंधी चर्चा करें। आप शाला पूर्व बच्चों के साथ बाहर आयोजित की जा सकने वाली खेल क्रियाओं तथा उनके महत्व से तो परिचित हो ही चुके हैं। बाहर खेले जाने वाले खेलों से व्यायाम हो जाता है, विशेषकर बड़ी मांसपेशियों का। बच्चों को अपनी ऊर्जा व्यय करने के लिए तथा कौतूहल शांत करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए खेल के मैदान में दौड़ने, कूदने, खोदने, चढ़ने, खोलने, फिसलने, झूलने, किसी सुरंग में घुटनों के बल चलने तथा 3 पहियों वाली साइकिल चलाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
खेल के मैदान में इन सब खेल क्रियाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पुराने टायरों से मजेदार झूला बनाया जा सकता है। उन्हें आप फर्श पर भी डाल सकते हैं ताकि बच्चे एक टायर से दूसरे टायर में कूद सके। चिकनी लकड़ी के फट्टों का प्रयोग फिसलने वाला झूला स्लाइड बनाने के लिए किया जा सकता है। कंक्रीट से बने साफ सीवर के पाइपों और ड्रमों को सुरंगों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से घुटनों के बल चलकर निकलने में बच्चों को मजा आता है। किसी पेड़ के तने को जमीन पर रखा जा सकता है, बच्चों को उस पर संतुलन कर खड़े होने या उस पर से कूदने में बड़ा मजा आएगा। किसी छायादार पेड़ के नीचे रेत का गड्ढा भी बनाया जा सकता है। रस्सी तथा रस्सी से बनी सीढ़ियां चढ़ने व अन्य बाहरी क्रियाओं के लिए रखी जा सकती हैं। मैदान के कुछ हिस्से को शांत खेल क्रियाओं के लिए आरक्षित करें, जैसे रेत से खेलना या गुड़ियों से खेलना। शांत खेल क्रियाओं के और ऊर्जस्वी खेल क्रियाओं के क्षेत्र परस्पर साथ साथ नहीं होने चाहिए, वरना बच्चे एक दूसरे के खेल में बाधा डालेंगे। परंतु यदि बाहरी स्थान की कमी है तो शांत और ऊर्जस्वी खेल क्रियाओं के लिए अलग अलग क्षेत्र आरक्षित करना संभव नहीं होगा। ऐसे में आप शांत और ऊर्जस्वी खेलों के लिए दिन में अलग अलग समय निर्धारित कर सकते हैं। यदि संभव हो तो बाहरी स्थान को कांटे रहित झाड़ियों और पेड़ पौधे लगाकर आकर्षक बनाया जा सकता है। इससे एक ओर स्थान सुंदर व छायादार हो जाएगा और दूसरी ओर विज्ञान से संबंधित भिन्न भिन्न चर्चा व क्रियाओं की ओर ध्यान जाएगा। खेल के मैदान की जमीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां जल निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। कम से कम आधे हिस्से में घास लगी हो तथा कुछ जगह पर रेत हो जहां कूदने, खोदने, खुदकने जैसे खेल खेले जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, झूलों और रस्सी की सीढ़ी आदि के नीचे की जमीन अवश्य ही नरम होनी चाहिए, जिससे कि गिरने पर बच्चों को चोट लगने की संभावना कम ही हो। तथापि खेल के मैदान के एक भाग की जमीन पक्की होनी चाहिए जहां वे 3 पहियों वाली साइकिल चला सके तथा गुटकों और पहिए वाले खिलौनों से खेल सके। बाहरी खेलों के लिए सामग्री उसके प्रयोग करने के स्थान के पास ही रखी जानी चाहिए, जिससे बच्चे खुद उसे ले सके तथा खुद वापस भी रख सके। उदाहरण के लिए रेत के कोने के पास ही निम्नलिखित वस्तुएं रखी जानी चाहिए: छोटी छोटी खुपियां, बाल्टियां तथा सांचे। 3 पहियों वाली साइकिलों तथा पहिए वाले खिलौनों को सख्त सतह वाले स्थान के निकट रखना चाहिए। यदि आपके केंद्र में शिशुगृह भी है, तब खेल के मैदान की व्यवस्था में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बाहर खेलना छोटे बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है जितना बड़े बच्चों के लिए। आप खेल के मैदान का कुछ भाग शिशुओं तथा छोटे बच्चों की खेल क्रियाओं के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यह स्थान शाला पूर्व बच्चों के सक्रिय खेल के स्थान से दूर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस स्थान पर शाला पूर्व बच्चे दौड़ रहे हैं, यदि वहीं शिशु घुटनों के बल चल रहे हैं, तो दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक हो जाती है। ताकि यह स्थिति न आए, इसलिए आप 3 साल से कम उम्र के बच्चे का और शाला पर्व बच्चों का बाहर खेलने का समय अलग-अलग रख सकते हैं। छोटे बच्चों को भी रेत, गीली मिट्टी और पानी से खेलना तथा सुरंग में घुटने के बल चलना, अन्वेषण करना, चढ़ना, छलांग लगाना, दौड़ना तथा खोदना आदि अच्छा लगता है। छोटे और बड़े बच्चों के लिए बाहर खेलने का अलग-अलग समय निश्चित करने से उन्हीं उपकरणों तथा सामग्री का लाभ सभी बच्चे उठा सकेंगे। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बड़े और छोटे बच्चों को कभी आपस में अंतःक्रिया करने ही न दी जाए। दोनों आयु वर्ग के समूह के बच्चों को इकट्ठा कर कुछ खेल क्रियाएं अवश्य आयोजित करें। मुख्यतः ध्यान देने की बात यह है कि जब बच्चे ऊर्जस्वी खेल खेलेंगे तो वे अवश्य ही एक दूसरे से टकराएंगे और गिरेंगे भी।
दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही खेल के मैदान को सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। मैदान के चारों ओर झाड़ी उगाए ताकि बच्चे आसपास के वाहनों व खतरनाक स्थितियों से बचे रहें। मैदान में फालतू साज सामान न रखें। ऐसा करने से जगह कम पड़ जाएगी और दुर्घटना के आसार बढ़ जाएंगे। यदि बाहरी जगह की कमी है, तो बच्चों को समूहों में बांटें और बारी-बारी प्रत्येक समूह को बाहर खेलने भेजें। क्षेत्र और उपकरणों की समय-समय पर देखभाल करें। आसपास पड़े कचरे या टूटे-फूटे उपकरणों से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लगाई गई बाड़ की ओर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बाड़ की तुरंत मरम्मत नहीं कराई जाए तो बच्चे टूटी हुई बाड़ में से बाहर जा सकते हैं। 31.57 सामान तथा खेल सामग्री। पिछले भागों को पढ़ने के बाद आप मूलभूत साज सामान की सूची बना सकते हैं, जिनकी आवश्यकता आपको केंद्र में पड़ेगी। हाँ, आपको फर्श पर बिछाने के लिए दरी, सामग्री रखने के लिए कुछ लकड़ी के बक्सों या रैकों, कार्यकर्ता के लिए एक अलमारी या बक्से तथा बैठने के लिए एक स्टूल, खाद्य पदार्थ रखने तथा कूड़ा डालने के लिए डिब्बों तथा पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको प्लेटों, चम्मचों, मगों, पानी रखने के लिए बाल्टियों, एक ब्लैकबोर्ड, एक प्रदर्शन या बुलेटिन बोर्ड, नीची कुर्सियों तथा नीची मेजों, यह बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है, की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त शिशुगृह तथा शाला पूर्व बच्चों की दिवस देखभाल के लिए आपको कुछ पालनों, चादरों, प्लेटों, गिलासों, चम्मचों और अतिरिक्त चादरें, तौलिए, खाद्य सामग्री, दूध की बोतलें आदि रखने के लिए रैकों की जरूरत पड़ेगी। नीचे दिए गए स्थान में क्या आप कुछ उन वस्तुओं के नाम लिखना चाहेंगे जिन्हें खेल के मैदान में रखना चाहिए? यह याद रखना जरूरी है कि खेल के मैदान का साज सामान उचित आकार का, मजबूत और बच्चों के खेलने के लिहाज से सुरक्षित होना चाहिए। जब आप बाहरी खेल के साज सामान की व्यवस्था कर रहे हों, तो आपके लिए बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि रस्सी की सीढ़ियों, पेड़ों, झूलों तथा फिसलने वाले बोर्डों के नीचे रेत या नरम मिट्टी अवश्य हो। यह सुनिश्चित कर ले कि खुरदरे और नुकीले कोने न हो और कीलें बाहर न निकली हों, क्योंकि इनसे बच्चों को चोट लग सकती है। ड्रम व सीवर के पाइप भी जमीन पर पक्की तरह टिका देने चाहिए। कमरे के अंदर रखे गए फर्नीचर के कोने नुकीले या उभरे हुए नहीं होने चाहिए, अन्यथा बच्चों को चोट लगने का भय रहता है। फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि बच्चे आपस में टकरा न जाए। इस खंड तथा पिछले खंडों की इकाइयों पढ़ने के बाद आप यह भलीभांति जान गए हैं कि आपको किस प्रकार की खेल सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे दिए गए स्थान पर क्या आप उस खेल सामग्री की सूची बनाना चाहेंगे जिनकी आवश्यकता आपको शाला पूर्व बच्चों के लिए पड़ेगी? आपको तस्वीरों वाली कहानी की किताबों, पुरानी पत्रिकाओं तथा अखबारों, गुटकों तथा विभिन्न आकार, आकृति, रंग तथा बनावट की वस्तुओं, पत्थरों, लकड़ियों तथा परिवेश में आसानी से उपलब्ध अन्य सामग्री, रंगों, बुशों, चिकनी मिट्टी, चित्रकारी व अन्य कला संबंधी क्रियाएं करते समय मेज या फर्श पर बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, पानी रखने के लिए एक बड़ा टब तथा रेत से खेलने के लिए विभिन्न आकार तथा नाप के डिब्बों आदि की आवश्यकता पड़ेगी। खंड 5 और 6 पढ़ने के बाद आप खेल सामग्री की सूची बना सकेंगे। यदि आपके केंद्र में शिशुगृह भी है, तो आपको हिलने-डुलने वाले खिलौनों, झुनझुनों, भरे हुए खिलौनों, पहियों वाले खिलौनों, आवाज करने वाले खिलौनों, एक के अंदर एक आने वाले खिलौनों, गुटकों, धक्का देने और खींचे जाने वाले खिलौनों, कठपुतलियों तथा तस्वीरों वाली किताबों जैसी खेल सामग्री की आवश्यकता होगी। इस संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी को दोहराने के लिए आप पिछली इकाइयां 11 तथा 16 देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र में विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है।
खिलौनों का चुनाव करते समय या उन्हें बनाते समय अनेक कारकों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसा कि आप इकाई 11, 16 और 21 में पढ़ चुके हैं। आइए उनको यहाँ दोहरा ले। पहली बात तो यह है कि खेल सामग्री आयु के अनुकूल होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए वह पुस्तकें जिनमें चित्र कम और शब्द बहुत अधिक होते हैं, उपयुक्त नहीं होती। वे चित्र प्रहेलिकाएं भी उनके लिए ठीक नहीं होती जिनमें बहुत से भाग होते हैं। उपयुक्त होने के साथ साथ खिलौने टिकाऊ सामग्री से बने होने चाहिए, जैसे कपड़ा, लकड़ी, सक बोर्ड या जूट, जो काफी समय तक खराब न हो। खिलौनों की पुनः मरम्मत संभव है या नहीं, अलग हो जाने वाले हिस्से जो खो सकते हैं, खिलौने रंग बिरंगे हैं या नहीं, खिलौनों की सुरक्षा तथा आवश्यक मात्रा, इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। आपको यह जानकारी तो है ही कि किन कारणों से खिलौने बच्चों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं होते। विषैले रंगों से रंगे, अलग हो जाने वाले हिस्सों, ये खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बच्चे इन्हें निगल सकते हैं। वाले, नुकीले किनारों वाले तथा शीघ्र ही टूटने वाले खिलौनों का बाल देखभाल केंद्र में कोई स्थान नहीं है। कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए जब बच्चे संभावित रूप से खतरनाक चीजों का प्रयोग कर रहे हों, जैसे मोती, उदाहरण के लिए मोती पिरोते समय या कैंची, कागज काटते समय। केंद्र बच्चों की देखभाल करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है, इसलिए बाल अनुरक्षण केंद्र में बच्चों पर नजर रखने की केवल कोशिश करने के बजाय कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी क्रियाएं, सभी साज सामान तथा सभी खेल सामग्री बच्चों के प्रयोग करने के लिए सुरक्षित हों। चूंकि बच्चों से खतरों व समस्याओं को पहले से भाप नहीं सकते, इसलिए यह आवश्यक है कि वयस्क इनका अनुमान लगाएं और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि से बचाएं। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे बच्चों को विभिन्न सामग्री और सामान का सही प्रयोग सिखाएं। पर्याप्त निरीक्षण होना चाहिए तथा खेलकूद व सामग्री के प्रयोग की अनिवार्य सीमाएं भी निर्धारित और लागू करनी चाहिए। बच्चे चुपचाप बात मान लें, इसकी उपेक्षा करने की बजाय उन्हें कार्यकर्ता की बात मानने का कारण बताना चाहिए तथा क्यों और क्यों नहीं की वजह समझानी चाहिए। पूरी सुरक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी साज सामान तथा खिलौनों की अच्छी तरह देखभाल की जाए। कोई टूटी वस्तु नुकसानदेह होने पर या कोई कील बाहर निकली होने पर फौरन हटा देनी चाहिए या उसकी मरम्मत करवा देनी चाहिए। सभी वस्तुएं यथास्थान रखनी चाहिए। इधर-उधर फैली वस्तुओं से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी खतरनाक चीज बच्चों की पहुंच से बाहर होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, कीटनाशक दवाएं अलमारी में बंद होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को प्राथमिक चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे यदि दुर्घटना होती भी है तो उन्हें मालूम हो कि क्या करना है। आइए अब देखें कि केंद्र में सामग्री की कितनी मात्रा की जरूरत होती है। आपको कितनी मात्रा में सामान खरीदने की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर निर्भर है कि आपके पास सामान रखने के लिए कितनी जगह है, कितने बच्चे केंद्र में आते हैं और यह सामान खरीदने के लिए आपके पास कितना पैसा उपलब्ध है। चित्र पहेलियों जैसी चीजें खरीदते समय यह ध्यान रखें कि एक समय में केवल एक ही बच्चा उनका इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए इन चीजों के कम से कम 4 से 5 सेट खरीदने चाहिए। दूसरी तरफ करीब 3 से 4 बच्चे मिलजुल कर गुटकों तथा छोटे-छोटे खिलौनेनुमा बर्तनों से खेल सकते हैं, इसलिए इनके 2 सेट ही काफी हो सकते हैं। यह अच्छा रहता है कि एक ही समय में कई क्रियाओं की सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। आपको क्रिया क्षेत्रों के विषय में याद है ना? और बच्चों को अलग-अलग क्रियाओं का चुनाव करने का अवसर दिया जाए। इस प्रकार कुछ बच्चे कुछ मोती पिरोने में मशगूल, कुछ पत्थरों के साथ खेलने में और कुछ चित्र बनाने में लीन होंगे।
इस तरह कम सामान होते हुए भी आप प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी क्रिया में लीन रख पाएंगे। आपके पास संग्रह हेतु कितनी जगह है, यह भी इस बात को निर्धारित करेगा कि कितना सामान खरीदा जा सकता है। खाद्य सामग्री रखने के कितने डिब्बों और खाना बनाने के कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर निर्भर है कि केंद्र में किस तरह के खाद्य पदार्थ परोसे जाने हैं और एक समय में कितनी मात्रा में सामग्री खरीदी जानी है। निश्चय ही अंतत निर्णायक कारक है आपके पास यह सामान खरीदने के लिए उपलब्ध पैसा। यदि पैसे की कमी है, जैसा कि अक्सर होता है, तो यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सीखने के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री को खरीदना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता ऐसा काफी सामान बचा सकते हैं जो अन्यथा फेंक दिया जाता है और इससे नाना प्रकार की खेल सामग्री बना सकते हैं। वे बच्चों, उनके टाइम्स माता-पिता व समुदाय के अन्य सदस्यों को भी इस कार्य में शामिल कर सकते हैं। परिवेश से भी बहुत सी सामग्री इकट्ठी की जा सकती है। हमें चारों ओर ऐसी बहुत सी सामग्री मिल सकती है जिसका बच्चों के साथ खेलने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों के बीज, शाखाएं, छोटे छोटे पत्थर, पुरानी बोतलों के ढक्कन, माचिस की खाली डिब्बियों, पुराने डिब्बे, दर्जी से प्राप्त कपड़े की कतरनें, बड़ी से मिले लकड़ी के छोटे मोटे टुकड़े, चारपाइयों की रस्सी इत्यादि। पेंट करने के बूश पेड़ की पतली डंडियों के एक छोर पर कपड़ा या रुई बांधकर बनाए जा सकते हैं। पुराने चश्मों की कमानियों, जिनका अब उपयोग न रह गया हो, खाली पाउडर के डिब्बे और पुरानी साड़ियाँ, बटुए व थैले घरों से मंगाए जा सकते हैं, जिन्हें बच्चे नाटकीय खेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र पहेलियाँ, पिक्चर पजल्स, मुखौटे, कठपुतलियों, गुड़िया, भरे हुए खिलौने, झुनझुने तथा गुट के माता-पिता और समुदाय के अन्य सदस्यों की मदद से बनाए जा सकते हैं। बाहरी खेल की वस्तुएं जैसे रस्सियों, टायर और लकड़ी के फट्टे भी समुदाय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आप इस खंड की एक अन्य इकाई में समुदाय के सहयोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। 31.6 केंद्र के कार्यकर्ता। आप जान ही चुके हैं कि बाल अनुरक्षण केंद्र के कार्यकर्ताओं के पास किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों होनी चाहिए। आप जानते हैं कि उन्हें सहृदय, मिलनसार, धैर्यशील होना चाहिए तथा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत समझने के योग्य होना चाहिए। इसलिए जब आप बाल अनुरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहे हों तो आपको बच्चों के साथ काम करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। आदर्श रूप से प्रत्येक 3 शिशुओं के साथ एक कार्यकर्ता, प्रत्येक 8.10 शाला पूर्व बच्चों के समूह के लिए एक कार्यकर्ता, प्रत्येक 1 से 3 साल के 4 बच्चों के समूह के लिए एक कार्यकर्ता होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कार्यकर्ताओं और बच्चों का उपयुक्त अनुपात शिशुओं के लिए 13 से 1:05, 1 से 3 साल की आयु के बच्चों के लिए 1:04 से 1:06 तथा शाला पूर्व बच्चों के लिए 18 से 1:10 है। हमारे देश के संसाधन सीमित होने के कारण साधारणतया ऐसे मानदंड पूरे कर सकना संभव नहीं है। फिर भी 20 से 25 शाला पूर्व बच्चों के लिए आपको कम से कम एक कार्यकर्ता व 3 वर्ष से कम उम्र के 10 बच्चों के लिए भी आपको कम से कम एक कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक वर्ग के बच्चों की देखभाल करने व खाना पकाने में मदद देने के लिए एक सहायक की भी आवश्यकता पड़ेगी। केंद्र के लिए कार्यकर्ताओं का चुनाव करते समय किसी स्थानीय व्यक्ति को ढूंढना बेहतर होगा। समुदाय तथा उसके रीति-रिवाजों को जानने वाली कोई स्थानीय महिला समुदाय को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बेहतर रूप से प्रोत्साहित कर सकती है। समुदाय तथा बच्चे भी उसे आसानी से स्वीकार करेंगे क्योंकि उसका पहनावा और बोली उन्हीं जैसी होगी। वह समुदाय की समस्याओं से बेहतर रूप से परिचित होगी, इसलिए समस्या वाली स्थितियों से निपटने में अधिक सक्षम होगी।
इस पद पर काम करने के लिए उसके पास कम से कम आधारभूत शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि तभी वह सारे रिकॉर्ड तथा रजिस्टर का रखरखाव कर सकेगी। यह एक गलत धारणा है कि कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चों की देखभाल कर सकता है। जो भी व्यक्ति बच्चों के साथ काम करने का कार्यभार संभालता है, वह अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेता है। कार्यकर्ता का शैशवावस्था 13 से 36 माह की आयु के बीच तथा शाला पूर्व आयु वर्ग के बच्चे के विकास के मानदंडों, विकास की दर में भिन्नताओं, स्वस्थ परिवेश, खेल क्रियाओं की महत्ता, बच्चों के साथ सकारात्मक परस्पर अंत क्रिया के महत्व, प्रारंभिक बाल्यकाल के दौरान बच्चों के साथ प्रेरण के महत्व से परिचित होना आवश्यक है। साथ ही साथ उन्हें इस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में बदलने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समेकित बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस तथा मोबाइल क्रेश जैसे कुछ कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा योजना तथा बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भी कार्यकर्ताओं के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सामान्य लोगों के लिए नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। यदि आपको प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं मिल पाते तथा किसी उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव है, तो आप कार्यकर्ताओं को स्वयं दिशा ज्ञान दे सकते हैं। आपको जो ध्यान में रखना है वह है कि जो ज्ञान तथा कौशल आपने इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए हैं, वैसा ही विकास आपको उन कार्यकर्ताओं में भी करना आवश्यक होगा। 31.7 रिकॉर्ड तथा रजिस्टर। किसी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ रिकॉर्ड तथा रजिस्टर बनाना आवश्यक है। सबसे पहले आपको एक हाजिरी रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें केंद्र में आने वाले सभी बच्चों के नाम लिखे हों और जिसमें आप रोज उनकी हाजिरी लगाएं। केंद्र के कर्मचारियों के लिए भी आप इसी प्रकार का रजिस्टर बना सकते हैं। आपको सामान के लिए भी स्टॉक रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। एक में आप केंद्र के स्थायी साज सामान जैसे मेज, कुर्सियां, बक्से, रैक, अलमारियां तथा ब्लैकबोर्ड तथा दूसरे में उपभोग्य वस्तुएं जैसे पेंट, कागज, पेंसिलें तथा मुखौटे दर्ज कर सकते हैं। खाद्य भंडार रजिस्टर में खरीदी तथा प्रयोग की गई खाद्य सामग्री का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आप इसमें प्रतिदिन प्रयुक्त खाद्य पदार्थ की मात्रा तथा भंडार में जितना बचा है वह लिख सकते हैं। बाल अनुरक्षण केंद्र के लिए स्वास्थ्य तथा वृद्धि चार्ट रजिस्टर एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, विशेषकर यदि केंद्र में शिशुगृह भी है। बच्चों का विकास ठीक हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए आप इस रजिस्टर में हर माह उनका वजन दर्ज करेंगे। इसमें आप उनका कद भी नोट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आप यह भी नोट करें कि बच्चों को सही समय पर टीके लगे हैं या नहीं। यदि बच्चा बीमार हुआ है तो वह भी नोट करें। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे को अतिसार हुआ हो तो इस बात को रजिस्टर में नोट कर लीजिए, जिससे हम उसका वजन घटने, यदि ऐसा हुआ हो, का कारण समझ सकें। यदि किसी बच्चे को डॉक्टर या किसी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया हो तो उसका ब्यौरा भी उसमें दर्ज करें। ऐसा रजिस्टर रखना क्यों महत्वपूर्ण है, यह आप DECE 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो बाल अनुरक्षण केंद्र में रखा जाना चाहिए, वह है बच्चों की प्रगति का रिकॉर्ड, जो आपको एक निश्चित अंतराल में लिखते रहना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए एक अलग फाइल या एक अलग पृष्ठ होना चाहिए। सबसे पहले आप रजिस्टर में यह नोट करें कि बच्चा जब पहल आपके केंद्र में आया है, तो वह क्या क्या करने में सक्षम है। फिर हर महीने उसकी प्रगति रिकॉर्ड करते रहें। उदाहरण के तौर पर, यदि वह लाल रंग या गोल आकार को पहचान सकती है, या एक पूरा गाना सुना सकती है, या कहानी सुना सकती है, तो यह रजिस्टर में लिखिए। बालिका की फाइल में आप उसके द्वारा बनाए गए चित्र आदि लगा सकते हैं। माता-पिता को यह फाइल दिखाने से उन्हें अपनी बेटी की प्रगति का पता चलता है।
आप बच्चों की प्रगति को रिकॉर्ड करने व मूल्यांकन करने के बारे में इकाई 33 में विस्तार से पढ़ेंगे। जब बच्चा आपका केंद्र छोड़ प्राथमिक स्कूल में जाए, तो यह भी नोट कर ले कि वह कहाँ भर्ती हुआ है। संभव हो तो यह जानने का प्रयास करें कि वह नए वातावरण में अपने आप को किस हद तक ढाल सका है, और यदि उसे मदद की आवश्यकता हो तो उसकी मदद अवश्य करें। यदि आप पर केंद्र के फंड को देखने की भी जिम्मेदारी है, तो आपको एक कैश बुक, एक लघु रोकड़ बही तथा एक लेखा जोखा बही की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप प्रतिदिन मिलने वाले तथा खर्च किए गए धन की प्रविष्टि कर सके। इसके अलावा आपको कर्मचारियों को हर महीने दिए जाने वाले वेतन को दर्ज करने के लिए एक वेतन रजिस्टर तथा यदि आपके केंद्र में फीस ली जाती हो तो एक फीस रजिस्टर की भी जरूरत पड़ेगी। 31.8 फंड प्राप्त करना। केंद्र के लिए फंड प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। कुछ कार्यक्रमों जैसे समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम को अपने फंड सीधे केंद्रीय सरकार से मिलते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र या शिशुगृह की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संस्थाएं केंद्रीय सरकार से फंड मांग सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धन खर्च करने के लिए एक निश्चित बजट होगा। आप स्वयं एक स्वैच्छिक संस्था का गठन करके उसे पंजीकृत करा सकते हैं और फिर सरकार से फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप कोई नवीन परियोजना शुरू करना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय बाल फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और बैंकों जैसे अन्य स्रोतों से भी फंड प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता का फीस और सामग्री की रूप में योगदान या समुदाय से अनुदान भी केंद्र चलाने के लिए धन प्राप्ति के स्रोत हो सकते हैं। केंद्र स्थापित करने के लिए फंड प्राप्त करने के बारे में आप DECE 3 के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। 31.9 सारांश। इस इकाई में आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक बातों से परिचित कराया गया है, जिन्हें किसी बाल अनुरक्षण केंद्र की स्थापना और संचालन करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है, केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान। जब आप केंद्र के लिए स्थान का चुनाव कर रहे हो तो याद रखें कि आदर्शतः एक केंद्र बच्चों के घरों के पास स्थित होना चाहिए। 2 भीतर तथा बाहर दोनों जगहों का भौतिक परिवेश सुरक्षित, साफ तथा स्वास्थ्यकर होना चाहिए। 3 रोशनी, हवा तथा शौचालय का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। 4 कमरा काफी बड़ा होना चाहिए तथा 5 बच्चों के खेलने के लिए बाहर जगह होनी चाहिए। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अंदर कमरे के बीच की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए, जहां शालापूर्व बच्चे सामूहिक क्रियाएं कर सकें। कमरे की दीवारों के साथ साथ कोनों सहित क्रिया क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां उन क्रियाओं विशेष से संबद्ध सामग्री रखी जा सके। आदर्श रूप से खेलने की वस्तुओं को नीचे खुले शेल्फों में उस स्थान के निकट रखना चाहिए जहां उनका उपयोग किया जाएगा। उस समय प्रयोग के लिए हर खेल सामग्री एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए तथा अतिरिक्त सामग्री को अन्य जगह पर रखना चाहिए। कमरे की व्यवस्था हमेशा के लिए एक जैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि परिवेश तथा कमरे की व्यवस्था करना एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी निश्चित करना चाहिए कि परिवेश सुरक्षित, आकर्षक तथा प्रेरक। शिशुगृह के लिए भी यही बातें ध्यान में रखनी चाहिए। शिशुगृह में भी खेल सामग्री सुलभता से उपलब्ध होनी चाहिए, कई क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए और बच्चों को अपनी मनपसंद क्रिया चुनने का अवसर देना चाहिए। परिवेश सुरक्षित तथा प्रेरक होना चाहिए। स्थान की व्यवस्था करने में लचीलापन होना चाहिए तथा व्यवस्था में परिवर्तन होता रहना चाहिए। हर शिशुओं के लिए खेलने की सामग्री तथा उनके लिए आयोजित क्रियाएं शालापूर्व बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री तथा क्रियाओं से अवश्य ही भिन्न होंगी। बाहरी स्थान की व्यवस्था करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खेल के स्थान में छाया तथा धूप दोनों होनी चाहिए।
उसमें कई प्रकार की क्रियाएं आयोजित कर पाने की संभावना होनी चाहिए। खेल के मैदान की सतह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए। एक भाग में घास लगी होनी चाहिए तथा दूसरे में रेत होनी चाहिए। झूलों तथा रस्सी की सीढ़ी के नीचे की जगह नरम होनी चाहिए, पर 3 पहियों वाली साइकिल चलाने या पहिए वाले खिलौनों से खेलने जैसी क्रियाओं के लिए सतह पक्की होनी चाहिए। बाहर खेलने के सामान को उस स्थान के निकट रखना चाहिए जहां उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बाहरी जगह को कांटे रहित झाड़ियों तथा पेड़ पौधे उगाकर आकर्षक बनाया जा सकता है। खेलन के मैदान तथा कमरों के बीच आसानी से आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। खेल के मैदान को बाड़ द्वारा घेरना चाहिए। केंद्र के लिए खेल की सामग्री और साज सामान चुनते समय कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इनमें से 2 मुख्य बातें हैं, आयु अनुरूपता तथा सुरक्षा। कितना सामान चाहिए, यह बच्चों की संख्या तथा स्थान की उपलब्धता पर निर्भर है। प्रत्येक चीज कितनी खरीदनी है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना धन उपलब्ध है। फिर भी यह ध्यान रखिए कि यह जरूरी नहीं है कि सारी चीजें खरीदी ही जाए। कई चीजें परिवेश से भी इकट्ठी की जा सकती हैं। साथ ही, आप बहुत सी फालतू वस्तुओं, जिन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, उन्हें भी बचा सकते हैं और उसका उपयोग खेल सामग्री के रूप में या खेल सामग्री बनाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप माता-पिता तथा समुदाय के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं तथा ऐसा आपको करना भी चाहिए। केंद्र के कार्यकर्ताओं के संबंध में यह जरूरी है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो सहृदय, धैर्यशील और मिलनसार हों तथा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझ सकते हो। जहां तक संभव हो सके, कार्यकर्ता एक स्थानीय आधारभूत शैक्षिक योग्यता वाली तथा प्रशिक्षण प्राप्त महिला होनी चाहिए। एक अन्य बात जो केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, वह है कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तथा रजिस्टर जैसे हाजिरी रजिस्टर, सामान के रजिस्टर, स्वास्थ्य तथा वृद्धि चार्ट रजिस्टर और प्रत्येक बच्चे द्वारा की गई प्रगति का रिकॉर्ड। वित्तीय मामलों का हिसाब रखते समय आपको एक कैश बुक, लेखा बही, वेतन रजिस्टर, फीस रजिस्टर इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। अंत में, हम केंद्र के लिए फंड प्राप्त करने के सवाल पर आते हैं। एक स्वैच्छिक संस्था बनाकर और उसे पंजीकृत कराकर फंड के लिए सरकार से आवेदन, माता-पिता तथा समुदाय से अनुदान और माता-पिता से फीस लेने जैसे कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो